एक माली का बेटा था। सारे खानदान वाले मेरे बाप को तहकीरामेज नज़रों से देखते। मैं पढ़ लिख कर अपने इबा की सारी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता था। मैंने CSAs की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ मेरे चचा का बेटा अफसर बना तो उसने खानदान की दावत की, लेकिन अबा को न बुलाया। एबा इस रात को बहुत रोए, लेकिन 1 साल बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया। मैं अफसर बनकर अबा के साथ एक होटल पर खाना खाने गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वही चचा का बेटा वहाँ। आज तीसरा दिन था जब अबा रात को 9 बजे घर आए थे। पहले तो मेरे वालिद सिर्फ 2-3 बंगलों के ही बागों में माली का काम करते थे, लेकिन जब से मैंने 10वीं जमात के पर्चे दिए थे और कॉलेज में दाखिला लिया था, मेरे खर्चे बढ़ गए थे। इसलिए इबा ने अपनी ड्यूटी भी बढ़ा ली। मैं उनका इकलौता बेटा था। बहुत सी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता थीं और मैं चाहता था कि अपने बाप की सारी उम्मीदें पूरी करूं। मैंने अपने बाप को कई बार अपने लिए फाके काटते भी देखा था। मेरी वालदा और वालिद दोनों की ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं, CSS करूं और अपने वालदैन को भी सुकून पहुंचाऊं। मैं बहुत मेहनत कर रहा था, चाहता था कि मैं टॉप करूं। दूसरी तरफ मेरे चचा हमसे कुछ बेहतर हालात के मालिक थे। इनका अपना घर था और कपड़े का कारोबार था, और मेरे अबा माली हालात से बिल्कुल कमज़ोर थे। हम किराए के घर में रहते थे। इमाम मोहल्ले की औरतों के कपड़े सहती थी और मैं भी फारिग वक्त में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, जो घर पर ही मुझसे ट्यूशन पढ़ने आते थे। हम तीनों मेहनत करते थे, फिर जाके हमारे घर की दाल रोटी चलती थी। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं जमात बहुत अच्छे ग्रेड से पास की थी, जबकि मेरे बड़े कज़न ने, जो कि मेरा चचाजाद था, इसने प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10वीं के इम्तहान दिए थे और अब तो वो 12वीं में था। जब भी हमारी मुलाकात होती तो वो बहुत इतरा से के बताता कि मैं तो डिप्टी कमिश्नर लगूंगा। सारे खानदान वाले मेरे चचा को बाज़त समझते थे और हमें हकारत की निगाह से देखते थे। एक बार हम एक शादी की दावत में गए थे, जहाँ पर मेरे चचा इस शादी के अमीर लोगों में बैठे अपनी कारोबारी बातें कर रहे थे। मेरे वालिद भी इसी जगह जाकर बैठ गए। सब ही अपनी अपनी बातें और कारनामे बता रहे थे। कोई कह रहा था कि न उसका मंडी और फलों का काम बेहतरीन जा रहा है, लाखों का फ़ायदा हुआ है। कोई कह रहा था कि मैंने नई नई फैक्ट्री लगाई है, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है, बहुत मुनाफे कमाया है। मेरे चचा भी यही बात कर रहे थे। तभी मेरे वालिद के तायाजाद कज़न ने मेरे वालिद को देखा और कहने लगे, आजकल तुम क्या कर रहे हो? इस बात का जवाब मेरे वालिद से पहले मेरे चचा ने दिया। कहने लगे, उसने क्या करना है, वही माली की नौकरी करता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन यह वहीं का वही है। इसकी ज़िंदगी यूं ही ससक के गुजरेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि माजिद ने उसे अपनी बेटी की शादी पर क्यों बुलाया। अरे इंसान को देखना चाहिए, अगर कोई रिश्तेदार कम हैसियत का हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। इसे शादी पर बुलाने की ज़रूरत ही क्या है। अब इस पूरी महफिल में एक मेरा भाई रियाज ही है जो अभी तक माली का माली है, बाकी सब ने तो तरक्की कर ली है। पता नहीं माजिद ने उसे क्यों बुला लिया। ये सुनकर दूर खड़े मुझे अपने चचा पर बड़ा गुस्सा आया था। एक तरफ उसका बेटा बैठा अपनी कारस्तानी सिना कर सबको मतवजा कर रहा था और दूसरी तरफ मेरा चचा मेरे वालिद को जलील कर रहा था। लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फौरन से चचा के पास आ गया। मैंने कहा, चचा, माँ के पेट से तो कोई भी अमीर और गरीब पैदा नहीं होता, ना ही कोई ये बता सकता है कि उसकी किस्मत मैं आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कल को मेरा बाप आप सब में अमीर हो और आप लोग मेरे बाप को अपनी महफिल में बुलाना भी अपना एजाज समझें। मेरी बात सुनकर मेरा चचा तमस्खराना हंसने लगा। कहने लगा, वो दिन डूबा जिस दिन रियाज भाई हम सब में माली लिहाज से बेहतर होंगे। क्या है उनके पास? न तालीम, ना ही माली के अलावा किसी और काम का तजर्बा। और मैं उनसे 5 साल छोटा हूँ, लेकिन देखो कितना कामयाब हूँ। तुम अपने बाप की जो इतनी तरफदारी कर रहे हो, किस बलबूते पे कर रहे हो? पिछले 20 साल से तुम्हारा बाप माली है और अब तक सिर्फ माली है। क्या कर लिया उसने? एक छोटा सा बाग खरीद नहीं सका।
मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि 20 साल से कामयाबी नहीं देखी तो आगे भी कामयाबी देखने को नहीं मिलेगी। मेरे चचा कहने लगे, तुम जो इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, आखिर किस बलबूते पे बोल रहे हो? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जायदादें इकट्ठी कर रखी हैं? मैंने कहा, मेरे बाप ने जो कुछ मुझे दिया है वो मैं एक मकाम पर लाकर आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा बाप क्या रखा है। लेकिन किसी ने भी आपको ये इख्तियार नहीं दिया कि भरी महफिल में आप मेरे बाप को जलील करें। ये सुनकर मेरे चचा खड़े हो गए, कहने लगे, बाप तो कमीन था ही, बेटा भी बदतमीज निकला है। बहरहाल मेरा दिल इस महफिल से ही जाट हो गया था। मैंने अपने बाप का हाथ पकड़ा, अपनी वालदा को बुलाया और उन्हें लेकर शादी से बाहर निकल गया। मेरे वालिद की आंखों में आंसू थे। कहने लगे, एक तुम हो जो उनका मन्ना तोड़ जवाब दे सकते हो, लेकिन इस वक्त जब तुम कामयाबी की मनाजिल तय कर लो बेटा, मैं अपना जी जान लगा दूंगा। अपने आप को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब होकर दिखाओ। मेरे बाप ने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे यूं कहा जैसे कि मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, अबा मैं भी जी जान लगा दूंगा, लेकिन आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मेरे चचा ने तो जैसे इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। जहां भी मेरे बाप को देखते इन्हें जलीलो ख्वार करना शुरू कर देते थे। इत्तेफाक था कि जिस घर में मेरे वालिद माली का काम करते थे और जिनके बंगले के पीछे बड़ा बाग बना हुआ था और वहीं पर वो इनके दरख्तों की हिफाजत करते थे, वो मेरे चचा के कुछ जान पहचान का निकल आया। एक बार चचा इनसे मिलने के लिए गए तो मेरे वालिद बाग से काम करके पसीना पसीना होकर वापस आए। छुट्टी मांगने के लिए आए थे। जब इन्होंने अपने सेठ के साथ मेरे चचा को बैठे देखा, इत्तेफाक था कि मैं अबा को लेने के लिए वहीं पहुंच गया था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी और अक्सर मैं अबा को लेने के लिए चला जाता था। वो भी एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी जिससे बस गुजर बसर ही हो रही थी। मैं भी अंदर आ गया क्योंकि इस बंगले का चौकीदार मुझे पहचानता था। मैंने जब देखा तो चचा इससे कह रहे थे कि ये है तुम्हारा माली, तुमने भी किसी को माली रख लिया। अरे ये तो तुम्हारा बाग इजाड़ के रख देगा। होप जिसने अपनी जिंदगी को ही आज तक ना बनाया कोई तरक्की ही ना की, वो तुम्हारे बाग को क्या तरक्की देगा। सेठ कहने लगा, पिछले 1 साल से ये हमारे बाग की देखभाल कर रहे हैं और हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं मिली। कभी हमारे फल दरख्त से इधर उधर नहीं हुए। हर चीज़ बड़ी ईमानदारी से करता है। ये सुनकर चचा कहने लगे, आजकल के दौर में ईमानदारी की कीमत सिर्फ चंद सके ही मिलती है और हमने कभी भी इस शख्स को फूलते फलते नहीं देखा। ये भला तुम्हारे बाग को क्या फलता करेगा? मैं तो कहता हूँ निकाल बाहर करो उसे, इसी का सगा भाई हूँ मैं। और देखो आज अनसर संत बाप सूफे पर बैठा हूँ और उसकी औकात वही है जो कि पहले थी। ये कहकर मेरा चचा उठकर चला गया। मेरे वालिद की आंखों में आंसू झलमला रहे थे। मैंने सेठ साहब से कहा, आप क्या चाहते हैं? मेरे वालिद की नौकरी है या फिर मैं अपने वालिद को ले जाऊं? वो कहने लगे, नहीं तुम्हारे वालिद यही काम करेंगे। मुझे नहीं पता था कि यह इशफाक के भाई हैं। इशफाक तो अच्छा खासन काम कारोबार करता है, फिर तुम्हारे वालिद। ये कहकर वो सेठ साहब चुप हो गए। मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अपने वालिद को लेकर घर आ गया। आकर मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लगा, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। मेरा चचा हर जगह मेरे बाप को जलील और ख्वार कर रहा था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किस तरीके से अपने चचा का मना तोड़ जवाब दूं। लेकिन बातों से जवाब देने का मकसद खुद ही जलील होना था, क्योंकि वो तो यही कहते थे कि मेरा बाप कामयाब हो ही नहीं सकता। मेरे वालिद रात भर जागते रहते, पता नहीं क्या सोचते रहते थे। मैं अपने इंटर के पेपर की तैयारी कर रहा था। कमरे में बहुत हब्स और गर्मी थी। लगता था जैसे पंखा चल ही न रहा हो। मैं पसीने से शराबोर हो चुका था, इसलिए जैसे ही सहन में आया, देखा कि अबा सिगरेट पी रहे हैं और अपनी चारपाई पर बेचैनी से बैठे हुए हैं। मैंने कहा, अबा आप अभी तक
सोए नहीं, आपने सुबह काम पर भी जाना है। कहने लगे नींद नहीं आ रही तुम्हें पता है। अब तो वो सेठ भी मुझे हकारत से देखता है। पता नहीं अशफाक ने मेरे बारे में इनसे क्या क्या बातें कर दी। पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये मेरा वही भाई है जिसको पढ़ाने की खातिर मैंने तालीम हासिल नहीं की। मुझे अभी भी वो वक्त याद है। अबा ने 5वें के बाद मेरा स्कूल छड़वा दिया था। कहते थे कि मेरे साथ माली का काम करो ताकि इशफाक इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं पढ़ सके। मैंने दिन रात अपने बाप के साथ मेहनत की, मजदूरियां की, माली का काम क्या ताकि मेरा भाई पढ़ सके। लेकिन जैसे ही इसने 12 जमातें पास की, उसने अबा से एक माकूल रकम मांगी थी कि बेशक इसके विरासत के हिस्से से पैसे काट लिए जाएं, लेकिन ये कपड़े का काम करना चाहता है। अबा ने उसे वो पैसे दे दिए। इसने 5 लाख से काम शुरू किया और अल्लाह ने उसे तरक्की दे दी, क्योंकि ये पढ़ा लिखा था। फिर उसे कपड़े के काम का थोड़ा बहुत तजर्बा भी था, क्योंकि कॉलेज से वापस आकर ये एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और वहीं से उसने तजर्बा भी हासिल कर लिया। उसने काम कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, इसने भी शादी की जिद कर दी। कहने लगा कि मेरी शादी भी कर दो। अबा ने बस 1 साल के वक्फे में इसकी भी शादी कर दी और इसकी औलाद भी पहले हो गई। तुम मेरी शादी के 4 साल बाद पैदा हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुए मेरे वदीन का इंतकाल हो गया। तो अब मैंने इशफाक को याद भी दिलाया कि तुमने विरासत के पैसे से 5 लाख लिए थे, तो ऐसा करो ये घर मुझे दे दो। कहने लगा नहीं, ये घर बिकेगा और पैसे बराबर के तकसीम होंगे। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, इसलिए घर का सारा सौदा अस्सी ने किए और मुझे सिर्फ 5 लाख देकर कहने लगा कि घर 10 लाख का बक्का है। हालांकि मुझे लगता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने अपने भाई की बात पर ईमान रख लिया। शायद यही मेरी बेवकूफ़ी थी, सबसे बड़ी हमाकत, कि मैंने भाई की बात पर एतबार कर लिया। हालांकि मुझे बाद में मेरे बहुत से दोस्तों ने बताया कि तुम्हारा घर 25 लाख का बका है, 20 लाख तुम्हारे भाई ने रखा है। उसने टाउन ऑर्डर ने साथ बेईमानी की है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, वो खुशहाल जिंदगी गुजारेगा तो मुझे ही खुशी होगी। पर मैं नहीं जानता था कि ईमानदारी की कीमत वाकई ही चंद सके हैं। वो सच कहता है, ईमानदारी की कीमत चंद सके ही रह गई है। ये कहते हुए मेरे वालिद रोने लगे। पहली बार मैंने अपने बाप को यूं फूट फूट के रोते देखा था, तब ही दिल में तहिया कर लिया था कि चचा को मना तोड़ जवाब जरूर दूंगा। बहरहाल मैंने दिन रात एक कर दिए, अपने ऊपर नींद हराम कर ली। लेकिन मैंने 12वीं जमात मैं पूरे पंजाब में टॉप क्या था, और इस वक्त मेरे बाप के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे लगा कि जैसे मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया। मेरे दिन रात के रथ जगे मेरे बाप के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट से पूरे हो चुके थे। मेरे वालिद ने मुझे सीने से लगाकर भेजा था, मेरा माथा चौमा था। कहने लगे कि इंशा अल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करेगा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम देख लेना, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा। मैंने कहा अल्लाह ताली मुझे आपका खदमतगुजार बनाए और मुझे आपकी उम्मीदों पर पूरा उतारे। मेरे वालिद ने कहा कि इंशा अल्लाह मेरा अल्लाह ज़रूर मुझे खैर के दिन भी दिखाएगा। मैंने हर तंगी को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर गुजारा है और अल्लाह ताली अपने शुक्र गुजार बंदों को बहुत अता करता है। मेरे वालिद 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और वो भी मस्जिद में। मेरी वालदा भी तहज्जुद गुजार थी। मैं खुद नमाज का पाबंद था, क्योंकि बचपन से अपने माँ बाप को नमाज पढ़ते देखता रहा था। बचपन से ही मुझे उन बातों का यकीन था कि मेरा बाप एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा, चाहे वो मेरे ज़रिए से बने, क्योंकि मैंने अपने वालिद को हमेशा शुक्र अदा करते देखा था। कभी कभी तो ऐसा भी वक्त आता कि उम्मा एक रोटी पकाती और अपने हाथों से मुझे खिलाती। मैं तब छोटा था, इस बात से अनजान था कि मेरे माँ बाप मुझे रोटी खिलाने के लिए फाका काट रहे हैं। मुझे खाना खिलाने के बाद मेरे वालिद कहते कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे ने पेट भर के खा लिया।
और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बहुत सो से अच्छा रखा है। कभी कभी ये भी होता कि जिस बाग में मेरे वालिद काम करते वो काफ़ी फल हमें दे देते। अब्बा सबसे पहले वो फल काट कर मुझे खुलाते अपने हाथ से, फिर अम्मा के मना में डालते। इम्मा कहती कि आप तो खाएं, कहते तुम लोग खा लेते हो तो मेरा पेट भर जाता है। मेरे वालिद बहुत अच्छे थे। आज तक मैंने अपने बाप को अपनी माँ पर चलाते हुए नहीं देखा, कभी जबान दराजी करते हुए नहीं देखा, दूसरे मर्दों की तरह बीवी और बच्चों पर गाली गलौज करते नहीं देखा। मैं उस मामले में बहुत खुश नसीब था, लेकिन मेरे वालदेन बहुत अच्छे थे। मेरी वालदा अक्सर मुझे बताती थी कि तुम्हारे अब्बा की आदत इतनी अच्छी है कि गुर्बत के बावजूद मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं मिली। जैसे गुर्बत से तंग आकर बहुत से मर्द अपनी बेवी बच्चों को मारते पीटते हैं, कहते हैं कि हम कहाँ से लाकर दें। तुम्हारे बाप ने कभी ऐसा नहीं किया, खुद भूखा सो जाता था लेकिन मुझे खाना जरूर खिलाता था। न कभी मुझे भूखा सोने दिया, न कभी तुम्हें। ये अलग बात है कि मैं खुद ही तुम्हारी खातिर अपनी ख्वाहिशात को पस्त डाल देती थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं शौहर के मामले मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बड़ी इज्जत और मोहब्बत से तुम्हारे बाप ने मुझे रखा है इस गरीबी मैं भी मैं सुकून से रह रही हूँ। बेशक सहूलतें नहीं हैं लेकिन सुकून है, और आजकल उस सुकून की खातिर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत थी। मैंने जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो स्कॉलर शब पर मुझे आधी से भी कम फीस अदा करनी थी। मेरी कोशिश थी कि मेरी सारी फीस ही माफ़ हो जाए। फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। अब तो मैंने 9th और 10वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरे पास बच्चे अब बहुत ज़्यादा आने लगे थे क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से पढ़ाता था, इसलिए मेरा पूरा घर का सहन भर जाता था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते थे, जब तक मेरे वालिद भी वापस आ जाते और मिलकर खाना खाते थे। अब मैं हज़ारों के हिसाब से फीस लेने लगा, इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी की फीस की कोई फिक्र नहीं थी। बहरहाल वक्त यानी आगे बढ़ने लगा। एक बार चचा हमारे घर आए और हमारे लिए ये बड़ी हैरान सी बात थी, क्योंकि वो हमारे घर नहीं आते थे। दरवाज़ा खटखटाया, साथ में बच्ची भी थी और उनका बेटा भी था। अम्मा ने दरवाज़ा खोला। पहले तो अम्मा हैरान रह गई, लेकिन फिर पीछे हट गई। चारपाई पर इम्मा ने साफ सुथरी चादरें बिछा दी। फिर ही मेरे चचा और चची बड़े नुखरे से बैठे थे, जैसे कि पता नहीं कहाँ के रईस हूँ। मैंने सिर्फ चचा को सलाम किया था, इसके अलावा कोई बात नहीं की। मेरे अब्बा भी इनसे बगल गैर होकर मिले। अम्मा से कहने लगे जाओ चाय बनाओ, फिर मुझसे कहने लगे जाओ बैठा बाजार से समोसे जलेबियाँ ले आओ, तुम्हारे चचा आए हैं साथ, मैं हमाद भी आया है। मैं बाजार चला गया, मेरी जेब में पैसे थे। मैंने अच्छी बेकरी से बस्किट समोसे जलेबियाँ ली ताकि उन्हें ये न लगे कि हम लोग बिल्कुल ही गिरे पड़े हैं। चाय के साथ पूरा टेबल उम्मा ने भर दिया था। फिर उन्होंने मिठाई का डब्बा खोला, कहने लगे भाई साहब मिना मीठा करे, मेरे बेटे ने BBA पास किया है। ये सुनकर मेरे वालिद कहने लगे ये तो CS का ख्वाहिश मंद था। ये सुनकर चचा ने नजरें चराएं, कहने लगे वो पढ़ाई हर एक के बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे भी मेरे बेटे ने कारोबार ही तो करना था। अल्लाह का शुक्र है जो मेरे बेटे ने किया है। दूसरों के बच्चे तो उस काबिल भी नहीं कि वे कर सकें। बहरहाल मिठाई के बहाने वो शायद हम पर जताने आए थे, क्योंकि बेटे ने BA कर लिया है। बाहर हाल में हैरान था। कल तक तो ये कहता था कि वे CS के पेपर देगा, डिप्टी कमिश्नर बनेगा। शायद उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया होगा। मैंने हेमंत से उसका रोल नंबर पूछा तो उसने बताया ही नहीं। बहरहाल फिर भी किसी न किसी तरीके से मैंने पता लगवाया। बहुत मुश्किल ही उसने BA क्लियर किया था, और मेरे चचा तो यूं उछल रहे थे जैसे पता नहीं इसके बेटे ने टॉप किया हो। बहरहाल हमें इस बात की कोई ख़ास परवाह नहीं थी। फिर मुझे ये सुनने को मिला कि हमाद की एक छोटी सी कंपनी में जॉब लग गई है, लेकिन मेरे चचा ने तो जैसे
दावतनामा ही कर दिया। सब लोगों के घर दावतनामा पहुंचे थे कि मेरे बेटे की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, इसलिए सभी इस दावत के लिए तैयार होकर गए थे। लेकिन हमारे घर कोई दावतनामा नहीं आया। हालांकि मेरे चचा का बस एक ही तो भाई था, मेरा बाप, लेकिन इसने मेरे बाप को नहीं बुलाया। हमारे मोहल्ले के कई लोग गए थे और सब ने हमारा दरवाज़ा भी खटखटाया था। अब्बा से पूछा था कि आप नहीं जा रहे, आपके भतीजे की बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, क्या आपको दावतनामा नहीं दिया गया? मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, शायद मैं अपने भाई की हैसियत का नहीं हूँ और वो अपनी हैसियत के लोगों को ही बुलाता है। कई लोग मेरे बाप को हकारत से देखते हुए चले गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्हें इस बात पर अफसोस और दुख हुआ था कि बड़े भाई को बला लेने से कौन सी इज्जत में कमी आ जानी थी। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। सुनने में आया था कि बहुत बड़े हाल में चचा ने दावत की है, बड़े मशहूर पकवान से खाने पकवाए हैं। दावत पर जो गया था तारीफ कर रहा था, कोई खाने की, कोई बाल की सजावट की, कोई मेज़बानी की। रात भर मेरे वालिद सुकून से नहीं सोए, आंखों से आंसू बहते रहे। कहने लगे, ये मेरा वही भाई है जिसकी खातिर मैंने आज तक कुर्बानियाँ दी। मैं उसके घर पर जाता तो तोहफा ज़रूर लेकर जाता, कपड़े भी साफ सुथरे पहन कर जाता और खाने में भी एक ही प्लेट खाता, जो मेरी आदत है। क्या था अगर ये मुझे भी बुला लेता? अब्बा को बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा, इमा आप क्यों परेशान होते हैं, हम पर भी ये वक्त आएगा जब मैं डिप्टी कमिश्नर बनूंगा तो मैं भी दावत दूंगा, लेकिन आपके भाई को ज़रूर बुलाऊंगा। मेरे वालिद कहने लगे, इसी दिन का तो इंतज़ार है मुझे कि अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। जब भी मेरे पेपर आते मैं दिन रात एक कर देता, बहुत मेहनत करता और मेरा नतीजा हमेशा मेरी उम्मीद से बढ़कर आता था। 1 साल बाद मैंने भी CSS का इम्तहान दिया। मैंने पेपर बड़ी मेहनत से दिए और फिर शायद इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। मुझे अपने रिजल्ट पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। लोग तो CSS के पेपर में पास हो जाएं तो लोड़ियाँ डालते हैं और मैं भी टॉप कर चुका था। मेरी तस्वीर खींची गई और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे इनाम दिया गया। मेरी असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी लग गई थी। हाथों हाथ मुझे लिया गया था। पंजाब के कई जिलों में मैं एडमिनिस्ट्रेटर लग गया था। मेरे मातहत कई इदारे थे जिनकी देख रेख मेरी जिम्मेदारी थी। कई लोग उठकर मुझे सलाम करते थे। मुझे हुकूमत की तरफ से एक घर भी मिला था और साथ में एक गाड़ी भी। पेट्रोल का खर्चा तक हुकूमत की तरफ से दिया जाता था। मेरे घर में ऐसी तक मौजूद था। तमाम सहूलियात थीं। मैं अपने वालिदैन को अपने साथ ही ले गया। मेरी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख के लगभग थी और मेरे इखराजात न होने के बराबर थे। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था और मेरे मातहत काम करने वाले लोग मुझसे बहुत खुश थे, क्योंकि मैं उनका भी बहुत ख्याल रखता था। मेरे वालिद को जहाँ भी कोई देखता तो उठकर सलाम करता, कहते कि वो देखो शाह मीर साहब के वालिद आ रहे हैं। मेरे वालिद का सीना चौड़ा हो गया था। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। कहते थे, तुमने मेरा बढ़ापा संवार के रख दिया। और मैं अपने वालिद के पास बैठ जाता, इनके दोनों हाथ पकड़कर चूमता। मैं अपने वालिदैन को अपनी हमराह ही लेकर गया था, लेकिन पापा और अम्मा दोनों बहुत घबराए हुए थे। कहने लगे, वहाँ तो सब पढ़े लिखे होंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, बेटा तो हमें रहने दे, हम कहाँ ऐसी महफिलों के आदी हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं हैं, आप मेरे साथ जाएंगे। पता है, सब कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि शाह मीर के वालिदैन कौन हैं जिन्होंने ऐसा हैरा पैदा किया। आप चलें, आपकी बहुत इज्जत होगी वहाँ पर, और मजाल है किसी की कि मेरे वदेन को कोई कुछ कह जाए। मैं जब इस होटल में दाखिल हुआ तो फुल रश था। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, शानदार कपड़े पहने हुए थे। मेरी बीवी ने अपना सिर अच्छी तरीके से ढांप रखा था और मेरी वालदा का भी यही हाल था। मेरी वालदा और वालिद दोनों का बड़ा हाल था और सब मुझे देखकर मेरे वालिदैन से मिलने के ख्वाहिशमंद थे। मैंने अपने वालिद का तारुफ करवाया। सब लोग मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन मुझे अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से कोई पछतावा न था।
मुझे ये बताते हुए कोई यार महसूस नहीं होता था कि मैं एक माली का बेटा था। इसलिए मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सा सबको बताया था, वो भी स्टेज पर खड़े होकर, कि मैं एक माली का बेटा हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। मेरे बाप ने हमेशा ईमानदारी का दामन थामे रखा, कभी भी पैसों की लालच में कोई बेईमानी नहीं की, मुझे कभी हराम नहीं खिलाया। फाके काटे हैं लेकिन कभी अपने पेट में हराम का नवाला नहीं डाला, कभी किसी का हक नहीं मारा, और मैं इस बात पर फख्र करता हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस महफिल में कुछ इतना से मेहमानों को भी बुलाया गया था। एक कंपनी के एम्प्लॉय की हैसियत से मेरे चचा का बेटा हमाद भी वहीं शामिल था और इसका बाप भी, यानी कि मेरा चचा भी। मुझे मेहमान खास के तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया था। सब ने तालियां मारें और कहा कि आपके वालिद स्टेज पर आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, जिसने एक गौहर नायाब को अपनी मेहनत और हलाल कमाई से तराशा है। और ऐसे ही नौजवान हमारे मुल्क के ज़िम्मा दार बन जाएं तो यकीनन हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये बात तो सब के लिए एजाज़ की थी कि एक माली का बेटा होते हुए मैंने CIS के इम्तिहान में टॉप किया था। मुझे हैरत इस वक्त हुई जब वहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने मेरे चचा के बेटे से कहा कि साहब को कोल्ड ड्रिंक और जूस सर्व करो। वो शायद अपनी कंपनी में अपनी कुछ तनख्वाह बढ़ाने के लिए ये भी करने के लिए तैयार था। इसने मेरे सामने जूस और कोल्ड ड्रिंक पेश की। मैंने एक नज़र उसे देखा और वो नज़रें चरा गया। फिर अपने चचा को देखा तो वो माथे पे बल डाले ज़मीन की तरफ देख रहा था। मैंने हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ी और अपने चचा के पास चला गया। मैंने कहा, ये ले चचा, इसे पिए। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास नहीं पकड़ा। मैंने कहा कि याद है आपको, ज़्यादा देर तो नहीं गुजरी, चंद साल पहले आपने किया कहा था कि मेरे बाप की औकात ही क्या है, मेरा बाप तरक्की नहीं कर सकता। और देखें, आज मेरा बाप डिप्टी कमिश्नर का बाप है और आज लोग इसके माली होने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि एक माली होते हुए इसने अपने बेटे को गौहर नायाब बना के पेश किया है। क्या आपके पास ये एजाज़ है? इज्जत और जल्त अल्लाह के हाथ में होती है। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे, वो माली हो या फिर फ़कीर, अल्लाह उसे इज्जत दे देता है। मेरे बाप की इज्जत आपके हाथ में नहीं थी। आपने तो बहुत रिस्वा करना चाहा, कोई मौके नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे बाप को अल्लाह ने इज्जत देनी थी। और देख लें, बड़े बड़े लोग आज मेरे बाप से हाथ मिला रहे हैं, हालांकि आज भी वो माली है। कभी भी दुनियावी चीज़ों पर तकब्बर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आने जाने वाली चीज़ है। ये कोल्ड ड्रिंक पी लें, मुझे खुशी होगी। ये कहकर मैंने उनके हाथ में गिलास थमा दिया और वहाँ से वापस चला गया। मेरा अब भी अपने रब की ज़ात पर यकीन है और अब तो और भी ज़्यादा पिख्ता हो गया। आपका क्या ख्याल है नाज़रीन? आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल ईमान टी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हम